प्रमोद कुमार सिंह से, जूलॉजी के प्रोफेसर रह चुके हैं, लेकिन इनकी सबसे खास बात ये है वंचित तबके के जो लोग हैं उन पर इन्होंने काफी रिसर्च किया है। और आज के विषय में हम इनसे बात करेंगे शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में। शेड्यूल्ड ट्राइब की स्थिति भारत में कैसी है, हमारे बिहार में कैसी है। तो प्रमोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और मेरा जो पहला प्रश्न होगा आपसे यही होगा कि बिहार और झारखंड बंटने के बाद शेड्यूल्ड ट्राइब की जो पोजीशन है वो कैसी है? क्या बंटवारे के बाद ये होता है कि संख्या जो है इधर उधर चली जाती है, उधर की संख्या इधर आती है? तो एक्चुअल बंटवारे में बिहार और झारखंड के बंटवारे के बाद शेड्यूल्ड ट्राइब की स्थितियां कैसी हैं बिहार में? जी, पिछले 2 दशक में झारखंड बनने के बाद आदिवासियों का संक्रमण काल शुरू हो गया। जो वर्तमान बिहार है, वर्तमान बिहार में से कोई भी आदिवासी परिवार झारखंड बनने के बाद झारखंड शिफ्ट नहीं हुआ, झारखंड नहीं गया। लेकिन यह मान लिया गया तत्कालीन सरकार की ओर से, बिहार सरकार से, कि अब यहाँ आदिवासी नहीं है, आदिवासी का कोई राजनीतिक अधिकार का अस्तित्व नहीं रहना है। और उस हिसाब से सरकार ने सारे एक्शन जल्दी जल्दी में, हड़बड़ी में लिए। उदाहरण के लिए झारखंड बनने के पहले 10% आरक्षण, झारखंड बनने के बाद बिहार में सीधा 1% आरक्षण लागू किया गया। ये जबकि अधिकांश जिलों में 13 ऐसे जिले थे जहां 6% से लेकर 7% तक आरक्षण लागू था, जो वर्तमान बिहार के हिस्से थे। आप पश्चिम चंपारण का ले लीजिए, आप जमुई का ले लीजिए, आप गोपालगंज का ले लीजिए, सिवान जिले का ले लीजिए, बक्सर जिले का ले लीजिए, जहां कैमूर जिले का ले लीजिए। कैमूर में तो उस समय भी आधी आबादी से ज्यादा, अधौरा ब्लॉक है, उस प्रखंड में 50% से ज्यादा आबादी आदिवासियों की रही है। आज भी 50% से ज्यादा आबादी अधौरा प्रखंड में आदिवासियों की है। लेकिन जब शेड्यूल एरिया बन रहा था, झारखंड के क्षेत्रों में, जो वर्तमान झारखंड है, वहां के क्षेत्रों में शेड्यूल एरिया लागू कर दिया गया। लेकिन बिहार में प्रखंड लेवल की, प्रखंड स्तर पर जो आबादी आदिवासियों की थी, उसमें 50% से अधिक आबादी वाले क्षेत्र शेड्यूल एरिया कहलाते थे। लेकिन तब भी यहाँ शेड्यूल एरिया अधौरा प्रखंड को नहीं लागू किया गया। आज की स्थिति है, झारखंड बनने के बाद जब शेड्यूल एरिया का जो विस्तार अधिनियम आया है, पंचायती राज एक्सटेंशन एक्ट, विस्तार अधिनियम, उसके आधार पर अब पंचायत और गांव लेवल पर 50% से अधिक आबादी वाले जो भी पंचायतें हैं या गांव है, उस गांव लेवल पर जो है शेड्यूल एरिया का निर्माण होना है। और सभी राज्यों ने इसको लागू कर दिया। लेकिन उस समय लालू प्रसाद जी के प्रभाव की सरकार रही थी और उस समय ये लागू नहीं हुआ। उन्होंने आदिवासियों के प्रति, उनके मन में एक विशेष रोष व्याप्त था और उसका खामियाजा वर्तमान बिहार के आदिवासी समुदाय को पिछले 2 दशक से भोगना पड़ा है। उदाहरणार्थ आप देख लीजिए, बिहार में 40 लोकसभाई सीट थे। जब उन्होंने 1% आरक्षण बिहार में लागू कराया तो 1% के आधार पर भी 40 लोकसभा सीट में एक आदिवासी का रिजर्वेशन होना था लोकसभा में। संसद में एक बिहार से वंचित आदिवासी समुदाय के बोलने वाले एक प्रतिनिधि जा सकते थे, क्योंकि भारत सरकार का एक सर्कुलर है जो पूरे देश में लागू है कि जहां भी 1% से कम आरक्षण है, आबादी है, एसटी आबादी, वहां आरक्षण का जो रोस्टर होगा, रिजर्वेशन का जो रोस्टर होगा, वो 4 पर होगा। आप देख लीजिए, 0.34% उत्तर प्रदेश में आदिवासियों की आबादी थी,
तो उस समय वहां आरक्षण रोस्टर 4 लागू हुआ। तमिलनाडु में 1% से कम आबादी थी तो वहां आरक्षण रोस्टर 4 पर लागू हुआ। केरल में 1% से कम आबादी रही, वहां आरक्षण रोस्टर 4 पर लागू हुआ। बिहार में जो है वो उसको 40 से बाहर किया गया ताकि लोकसभा में आदिवासी प्रतिनिधि नहीं जाए, कोई आदिवासी सांसद नहीं जाए। लालू प्रसाद जी ने दूसरा जो काम किया, उन्होंने कहा कि बिहार में 243 विधानसभा की सीट है, 200 पर उन्होंने 2 विधानसभा सीट दिया। 43 तक अगर आरक्षण रोस्टर बिहार में वो रखते तो तीसरा आदिवासी विधायक विधानसभा में होता जो अपनी बात समुदाय के लिए रखता। लेकिन उन्होंने 43 के बाद 44 जानबूझकर रखा ताकि तीसरा आदिवासी विधायक नहीं जाए। तो इसके कारण क्या हो गया, उन्होंने एक और बड़ा काम ऐसा किया जो आदिवासियों के लिए अभिशाप बना कि उन्होंने बिहार सरकार की ओर से रिकमेंडेशन भेजवाया कि बिहार सरकार झारखंड बनने के बाद आदिवासी मंत्री रखने के लिए बाध्य नहीं है। मीन्स आदिवासी समुदाय से बिहार में कोई मंत्री नहीं बनेगा। और अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान जो है, उसका 94th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो कहता है कि बिहार सरकार आदिवासियों को माने शेड्यूल ट्राइब से मंत्री बनाने के लिए बाध्य नहीं है। आखिर इसकी जरूरत कैसे पड़ी? माननीय अगर कर्पूरी जी के समय की बात याद की जाए कि नाई का आदिवासियों से तो 1/4 भी नहीं आबादी है बिहार में, तो नाई से तो बिहार का मुख्यमंत्री बने हैं माननीय कर्पूरी ठाकुर, जो श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी को हम लोग सम्मान से याद करते हैं, आज भी याद करते हैं। तो जब कर्पूरी जी हमारे इस रूप में एक आदर्श रहे हैं, प्रतीक रहे हैं कि आबादी कम होने के बाद भी अगर जनहित का काम ज्यादा करते हैं, अगर वो समुदाय के प्रति, जन समुदाय के प्रति उदार हैं, अच्छे हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, नेतृत्व देने की क्षमता है, तो बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी भी उनको मिली। तो आदिवासी मंत्री नहीं होगा ऐसा संवैधानिक प्रावधान कराना, ये तो आदिवासियों के लिए अभिशाप है और इस गुनाह के लिए आदिवासी समुदाय तो कभी उनको माफ नहीं करेगा। तो ये जो प्रक्रिया चली, तो ये दर्द था। हम लोगों ने इसको सोचा अब कैसे दूर हो, क्योंकि कोई आदिवासियों की बात सुनने वाला नहीं है। जो आदिवासी समुदाय से आरक्षण के बल पर जो नौकरी लेते हैं, वो भी अधिकारी बन जाने के बाद सिर्फ सरकार की भाषा बोलते हैं। वो भी समुदाय के लोगों में जागरूकता कैसे फैले, दूसरा और आदिवासी आरक्षण का लाभ कैसे ले, इसके प्रति वो ना तो संवेदनशील है ना ही जागरूक है। और वो अपने बच्चों के लिए अधिकार की बात करते हैं, क्योंकि आरक्षण की समीक्षा नहीं होनी चाहिए। हर परिवार को आरक्षण का लाभ कैसे मिले, इस पर कोई बात वो नहीं करना चाहते। उसका नतीजा हुआ है कि आरक्षण का लाभ भी कुछ खास परिवार के लोग उठा रहे हैं, और जिसको एक बार आरक्षण मिल गया है, अब उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो कंपटीशन में आगे आ रहा है, वो हथिया रहा है पद को, क्योंकि वो जो अधिकारी बन गया, जो कर्मचारी बन गया, जिसके पास पैसा है, जिसके पास क्षमता है कि वो सरकारी विद्यालयों में नहीं रख के प्राइवेट स्कूल्स में, अच्छे विद्यालय में उसको पढ़ाए, और जो गांव का सरकारी विद्यालय है वहां का निकला हुआ प्रोडक्ट, और जो आपके लोयला और संत माइकल का निकला हुआ प्रोडक्ट एक साथ परीक्षा देता है, तो निश्चित है कि संत माइकल और लोयला के लोग ज्यादा आगे आएंगे, जो किसी अधिकारी के बच्चे हैं, कर्मचारी के बच्चे हैं। सो आरक्षण का जो लाभ है ना, वो कुछ परिवारों में सिमट कर रह गया है, और वही एक सर्किल बन गया है। उस सर्किल में ही आरक्षण घूम रहा है, और जो भी वैकेंसीज है उसमें वैसे ही लोग जा रहे हैं। इक्का दुक्का लोग जो परिवार समर्पित होकर के और कहीं पढ़ा लिखा करके आवासीय विद्यालयों में और कहीं से निकला है, तो वो कुछ आकर के घुस जा रहा है।
वो अपनी मेधा के बदौलत जो है वो आ रहा है। जी प्रमोद जी, जी बजट होता है जो वो किसी भी एक एरिया हो या किसी समुदाय को आवंटित की जाती है, जिसके लिए कि उसमें बहुत सारे उनके समुदाय में और उन वर्गों में सुधार हो सके, जी जी उनके अच्छे काम के लिए सरकार उन्हें अलॉट करती है। बजट का शेड्यूल का ट्राइब का क्या प्रावधान है और बजट में जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं उनकी देखिए, जहाँ तक बजट का प्रावधान है, पहले तो हम आस लगाए रहते थे कि आदिवासियों के लिए कुछ राशि मिले, और वो राशि इतनी कम थी कि उससे आदिवासी समुदाय का विकास संभव नहीं था। लेकिन हाल के जो पिछले, आप एक दशक की बात कीजिए या 2005 के बाद की बात अगर हम करें, जब से नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए, तो उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद बजट का रेशियो बढ़ा। पूरा बिहार का भी बजट उन्होंने बहुत बढ़ाया, और आदिवासियों को भी जो 1.28% पर अभी आया है, उसके हिसाब से बजट दे रहे हैं। बजट स्वीकृति में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खर्च का जो स्थिति है पॉलिसी लेवल पर, हम जिला योजना परिषद है और वहाँ से या प्रखंड का जो पंचायत समिति है, वहाँ से बीडीसी के से योजनाएं ही पास होकर के नहीं आ रही है। नतीजतन स्थिति है कि बिहार में बजट तो पर्याप्त है, लेकिन अगर पिछले 4 वर्षों का इतिहास आप देखें, बजट इतिहास और बजट का एक्सपेंडिचर का इतिहास, तो आपको पता चलेगा कि 1298 करोड़ रुपए खर्च केवल शेड्यूल ट्राइब्स का। हाँ, ये बात चीफ सेक्रेटरी ने, मुख्य सचिव ने, त्रिपुरारी जी शरण ने भी, और उसके पहले दीपक प्रसाद ने भी, दोनों ने लिख करके दिया है हाई कोर्ट को PIL में कि 1298 करोड़ रुपया खर्च नहीं होने की बात सही है। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम जितनी आबादी है उसके परसेंटेज के हिसाब से खर्च कर चुके हैं, एक उनका अलग तर्क है। लेकिन मुझे कहना है कि पॉलिसी लेवल पर सोचने की जरूरत है। ब्यूरोक्रेट्स ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि आपने खर्च कर दिया। जरूरत यह है कि ज्यादा से ज्यादा वंचित समुदाय के प्रति कैसे बजट की राशि जाए और कैसे वो लाभ उठा सके। आप बजट बना दिए और बजट का लाभ अगर उसको नहीं मिल रहा है, तो बजट आप चाहे जितना बना दे, आपको नीतिगत बदलाव की जरूरत है। जैसे एक उदाहरण से बता रहे हैं, बिहार में आज भी 50% से अधिक आबादी वाले 723 गांव हैं, 723 विलेजेज हैं। आप उसके लिए प्लान कीजिए कि जहां आधी से ज्यादा आबादी है, शेड्यूल एरिया में अगर ले आते हैं उसको एक्ट के तहत, तो अति उत्तम है। नहीं मिलाते हैं तो कम से कम उन गांवों को चिन्हित गांव, मेरे पास तो लिस्ट ही अभी है, भी मेरे साथ में लिस्ट है, 723 गांवों का रेवेन्यू विलेजेज में आदिवासियों की आबादी आधी से ज्यादा है। अब पहला शिक्षा विभाग का जो बजट है, तो हमारा परसेंटेज से ही आप खर्च कीजिए ना, लेकिन आप तय कीजिए कि इन गांवों में ऐसे कितने गांव हैं जहां आज भी विद्यालय नहीं है, उनके लिए आप विद्यालय दीजिए। 723 गांवों के लिए रोड डिपार्टमेंट यह तय करे कि भाई इन 723 गांव में कितने ऐसे गांव हैं जहां आज भी एक्सेस रोड का नहीं है, माने लिंक रोड, विलेज रोड नहीं है, तब उनके लिए खर्च कीजिए ना। और वैसे बता देते हैं कि नेशनल हाईवे बना है, तो ये हाईवे जो जितने बन रहे हैं उस पर सरकार खर्च कर रही है, तो आदिवासी भी तो सड़क पर चलते हैं, तो उसका भी तो खर्च हो रहा है। ये कहना, इसमें एक और आ रही थी बातें कि ये जो जनसंख्या है आदिवासियों की, वो एक्यूरेट जनसंख्या कितनी है उनके घरों की, और उनका क्या पैमाना है, क्या पैरामीटर से आप डिसाइड करते हैं कि इनकी संख्या कितनी है, उसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है? नहीं, बहुत अच्छा सवाल आपने कहा है, और इस पर मुझे अलग से नहीं कहना है, लेकिन जो जनगणना होती है, तब 2 तरह की जनगणना होती है। सबसे पहली जनगणना जो होती है, हाउस होल्ड सर्वे सरकार कराती है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल भी है। वो आदिवासियों का अलग होता है, शेड्यूल कास्ट का अलग होता है, और सब मिलाकर एक साथ भी है।
तो जो जनगणना, प्रथम जनगणना जो हाउस होल्ड सर्वे है, परिवार स्तर पर सर्वेक्षण जो होता है, उसके आधार पर बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार 4,23,568 परिवार हैं। जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि एक परिवार में औसत जो सदस्यों की संख्या है वो 5.34 है, रही है 2011 में। तो आप उसको गुना कर दीजिए, बिहार में एसटी की आबादी सामने आ जाएगी, और वैसे ही गुना कर दीजिए जो पूरे बिहार का परिवार है, तो उससे भी पूरे आबादी बिहार की आ जाएगी। आप भाग दे करके देखेंगे तो 2.24% जो है आबादी हमारी एसटी की है। तो अगर अनुसूचित जनजाति की आबादी 2.24% है, और ये सरकारी आंकड़े ही हैं, तो बजट का आवंटन भी 2.24% होना चाहिए। इसमें कोई लाग लपेट की बात नहीं है, और ये आंकड़े सरकार के पास हैं। मैंने कई बार जनगणना के आंकड़े, छपे हुए आंकड़े जो किताब में छपे हुए हैं, उसको मैंने बिहार सरकार को, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग को दिया है। तो ये बिहार सरकार को उसको सिर्फ लागू करने की जरूरत है। और जहां तक और भी जो इसमें है बजट को लेकर के, कि योजनाएं उस तरह से बनाई जाए कि जिला पर आप देखेंगे, जिलों की आबादी पहले देख लीजिए, तो आज भी 12 ऐसे जिले हैं, उन जिलों में 2% से लेकर 6% तक आबादी है। पश्चिम चंपारण में 6.34%, वैसे ही कटिहार जिले में 6%, पूर्णिया जिले में 4%, कैमूर जिले में 4%। तो ये जो 12 जिले हैं, वहां जहां पश्चिम चंपारण में 6% आबादी है, आप राज्य स्तरीय आरक्षण वहां लागू कर रहे हैं, तो राज्य स्तरीय आरक्षण लागू करेंगे तो वहां 1% उसको मिल रहा है। जहां 6% आबादी है, 1% देंगे तो आप उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को खत्म कर रहे हैं। तो पहले जिला स्तर पर आरक्षण का मॉड्यूल था, बिहार सरकार ने बनाया था। आज वो जिला स्तर पर आरक्षण का मॉड्यूल उस तरह से अगर लागू ठीक से नहीं होंगे, अगर उसकी अधिसूचना जारी नहीं होगी, तो हकमारी हमारी हो रही है। आदिवासियों की हकमारी नहीं होनी चाहिए। ये ऐसा, चूंकि अभी वर्तमान समय में संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, अगर इनके समय में भी ये नहीं हुआ तो आने वाले समय में फिर लंबे काल लग जाएंगे और वंचित समुदाय इसी तरह प्रताड़ित होता रहेगा। जी, आप बोल रहे हैं कि बहुत संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं हमारे। जी, अभी आपने कहा बहुत सारी बातों में आपने दिखाया कि नहीं, किसी ने बहुत सारी चीजें की, लेकिन ये साफ दिख रहा है कि बहुत सारे आयोगों की बात छोड़ दीजिए, अनुसूचित जाति जो शेड्यूल ट्राइब के लिए जो आयोग है वो भी तो भंग है, उसको भी बहाल नहीं किया जा रहा है। अनुसूचित जनजाति आयोग में अभी तक 3 टर्म आयोग के अध्यक्ष रहे हैं और मेंबर भी रहे हैं, उपाध्यक्ष भी रहे। ऐसी कुछ घटनाक्रम हुआ है जिससे मई 2017 में लोगों से त्यागपत्र लिया गया था। कारण चाहे जो भी रहे हों, उसके बाद से 1 साल तक अध्यक्ष और रहा। 2018 के बाद से अध्यक्ष, अभी भी अध्यक्ष का पद रिक्त है, उपाध्यक्ष का भी रिक्त है। ये इसको मुख्य सचिव ने अभी स्वीकार किया है, और उस मुख्य सचिव ने कहा है कि हाई लेवल पर जो है, यानी माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर वो संचिका भेज दी गई है। मैं समझता हूं कि अब वो निष्पादन होगा, लेकिन 20 माह से मुख्य सचिव यही कह रहे हैं, तो ये भी है कि हो सकता है वो कुछ झूठ भी बोल रहे हैं, टाल रहे हो। तो ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक जानी चाहिए और उस पर कार्यान्वयन भी होना चाहिए। और वंचित समुदाय के लिए और कुछ था भी नहीं। एक्चुअली था कि जिस समय यहाँ आयोग नहीं था तो देश में 2 ही आयोग बना था राज्य स्तर पर। एक तो राजस्थान में राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग बना था, और दूसरा बिहार में आबादी कम होने के बावजूद
जब हम लोगों ने ये मुद्दा उठाया था और बिहार विधान परिषद के सभागार में एक कार्यशाला हुई थी और वहाँ माननीय मंत्री, तत्कालीन माननीय मंत्री जीतन राम मांझी जी ने इसकी घोषणा की कि बिहार सरकार इस पर जो है राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना करेगी। और उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की और पहल करने के बाद में ये लागू भी हो गया। तो झारखंड आदिवासी राज्य बना, आदिवासी के नाम पर बना, लेकिन वहाँ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग नहीं था। उस समय बिहार में राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग बने और 5-5 सदस्य, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष लाल बत्ती लेकर एक मंत्री की हैसियत में घूमने लग गए। तो जहां कहा जा रहा था कि भाई संवैधानिक प्रावधान है कि लालू जी ने एक भी मंत्री नहीं रहने दिया था, तो 5 लोग लाल बत्ती लगाकर घूमने लग गए। तो आदिवासी समुदाय में एक उत्साह आया और उसको लगा कि अब उसकी बात सुनने वाले लोग भी हैं। तो उसमें अत्याचार अधिनियम के जो मामले थे, बहुत मामलों में मैं एक्सपर्ट की हैसियत से जाता था आयोग की ओर से, तो उसमें का फलाफल अच्छा मिला। जितने दिन तक आयोग कार्यरत रहा उसमें आयोग ने काम किया और कम से कम लोगों में एक डर तो पैदा हो गया था कि आयोग की टीम जाती है। मुझे याद है सिवान जिले का मधवापुर गांव, जहां एक विधवा के साथ बलात्कार हुआ था, उस गांव की लड़कियां भी बहुत परेशान थी। तो उस समय ये सरकार आई ही थी, लेकिन जब मैं उस गांव में गया था, डीएसपी को बुलाया वहां उस गांव में और वो थाना अध्यक्ष को बुलाया, सबको बुलाया। उसको वहां का जो क्रिमिनल था, जो बलात्कार करता था और उसके दहशत थे गांव में, वो निशाना जिसको बना लेता था उसके साथ बलात्कार कर लेता था। लेकिन वर्तमान सरकार ने उसमें एक्शन लिया और हम लोगों ने उसमें पहल की और वो अपराधी जेल गया तो 4 साल तक उसकी जमानत नहीं हुई। तो ये पहले से बदलाव आया है, आदिवासियों में पहले से अधिकार के प्रति संवेदनशीलता भी बढ़ी है और अपनी हक की आवाज उठाता भी रहा है। मैं समझता हूं कि आने वाला वक्त बताएगा कि उनकी मुहिम जो है फिर तेज होगी और ये कोरोना काल के कारण जो है आदिवासी समुदाय के प्रतिनिधियों ने थोड़ा अपने हक मारी हो रही है, फिर भी वो आवाज नहीं उठा रही है, तो वो अपनी आवाज बुलंद करेगी, मुख्यमंत्री जी तक, उनके कानों तक पहुंचाएगी आवाज और उसका फलाफल भी मिलेगा। कृष्ण मेमोरियल हॉल में 3 बार सभाएं की आदिवासियों के जी आगे बढ़ाने जी, इसका कितना असर पड़ा सरकार पर? नहीं, उसका बहुत असर पड़ा। असर तो यह पड़ा कि एक सम्मेलन में मैंने कहा कि हमारा आदिवासी समुदाय के द्वारा खुला हुआ एकमात्र बिहार में उस समय बालिका उच्च विद्यालय था हरनाटाड़ में, तो उसके लिए हम लोगों ने कहा कि भाई माननीय मुख्यमंत्री जी को इसको पहल करना चाहिए। और जब बिहार शरीफ का कुर्मी समुदाय द्वारा खोला गया कॉलेज, जिसका संबंधन भी नहीं था, रातों रात कंस्टिट्यूएंट हुआ था, औरंगाबाद में राजपूत समुदाय द्वारा खोला गया कॉलेज, संबंधन नहीं था, फिर भी रातों रात कंस्टिट्यूएंट हुआ था। तो जब वो हो सकता है तो आदिवासी समुदाय ने एक कि बेटियों के लिए पूरे बिहार में एकमात्र विद्यालय है, उसका राजकीय क्यों नहीं बन सकता है। और 11 फरवरी को डेट याद है, आज भी तिलका मांझी जयंती के अवसर पर जब हम लोगों ने किया था, तो उसके बाद तुरंत अप्रैल में ही वो यहाँ कैबिनेट में उसका प्रस्ताव चला गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहकर लौटाया था कि भाई और देख लो, कोई छूटा हुआ अगर आदिवासी का विद्यालय है तो वो भी एक ही साथ हो जाए, नहीं तो बाद में फिर ये मुद्दा उठेगा। उसमें 3 विद्यालय का राजकीय बना, एक्ट को शिथिल करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाया, कानून को शिथिल करके उन्होंने 3 विद्यालयों को राजकीय विद्यालय का दर्जा दिया, जो बड़ी बात थी। और उसके बाद तो समझिए कि एक सिलसिलेवार शुरू हो गया बिहार में काम आवासीय विद्यालय पर। उन्होंने अभी तक आवासीय विद्यालय और छात्रावास के लिए 650 करोड़, मोर देन 650 करोड़ राशि आवंटित किया है और उस पर खर्च भी हो रहे हैं, आवासीय विद्यालय बन रहे हैं।
पश्चिम चंपारण ही ऐसा है कि वही नहीं, 2 और आवासीय विद्यालय लड़कियों के लिए बन गया है, और 3 आवासीय विद्यालय और स्वीकृत भी है जो सिर्फ लड़कियों के लिए है। तो और 5 जो है लड़कों के लिए अलग से स्वीकृत वहां हुआ। 10 रेसिडेंशियल स्कूल की स्वीकृति हुई है, और बिहार सरकार ने 125 करोड़ रुपया सिर्फ पश्चिम चंपारण के लिए आवासीय विद्यालय, एक ITI के लिए स्वीकृत किया। तो एक मुहिम चली, और आज की तिथि में तो कई ऐसी व्यवस्थाएं लागू हुई है, जैसे पहले 400 और 300 बच्चे पढ़ते थे कि विद्यालय में, कुछ विद्यालय थे, 15 आवासीय विद्यालय मात्र थे, कहीं 200 कहीं 300, यही स्ट्रेंथ था। आज के डेट में कैबिनेट से स्वीकृति हो गई कि जितने भी आवासीय विद्यालय हैं सभी में 720 बच्चों की पढ़ाई होगी, और हायर सेकेंडरी तक होगी, +2 तक होगी। तो हमारे पास पूरे अब तो 50 करोड़ रुपए बिहार सरकार ने दिए। 1-2 की बात, अब तो पहले 5 करोड़ रुपया एक समय था जब बिहार का ही बजट था, वर्तमान बिहार का, आदिवासियों के लिए। आज के डेट में तो अब 1000 करोड़ में बात कीजिए, अब तो ये 5 करोड़ की बात छोड़ दीजिए, अब तो एक विद्यालय को 50 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, ठीक है। और अभी एक जनहित याचिका दायर मैंने की थी, उसमें भारत सरकार ने 16 EMRS दिया है, एकलव्य मॉडल स्कूल दिया है। तो वो 16 स्कूल में 3 विद्यालयों का एक तो चालू भी हो गया इस साल, अभी जमुई में, झाझा में, और दूसरा पश्चिम चंपारण में भवन बन रहे हैं, तीसरा कैमूर में अधौरा में वो जमीन चिन्हित हो गया है और पैसा चला गया है। तो पहल हो रहे हैं। किशनगंज में आवासीय विद्यालय नहीं था, वहां आवासीय विद्यालय दिया गया। भागलपुर में आवासीय विद्यालय नहीं था, वहां दिया गया। जमुई में एक और आवासीय विद्यालय दिया गया है, बांका जिले में एक आवासीय विद्यालय दिया गया है। तो अब हर जगह आवासीय विद्यालय, बक्सर जिले में दिया गया जहां 47 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो अब तो बिहार सरकार इस रूप में आदिवासी मुद्दे को गंभीरता से लेने लगी है कि एक आवासीय विद्यालय पर 50 करोड़ रुपए दे रही है। 51 करोड़ तक तो अभी मेरे पास खुद है, डेटा है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मेरे पास 650 करोड़ रुपया जो बिहार सरकार ने आवंटित किया है वो विद्यालय वार रेसिडेंशियल स्कूल का मेरे पास है। 27 विद्यालयों के तो लिस्ट है मेरे पास, जहां अभी 40 करोड़, 50 करोड़, 49 करोड़, 39 करोड़ ऐसे सभी राशि दी गई है। और एक मैं समझता हूं कि आने वाले समय में ये गति और पकड़ेगी। बिहार और झारखंड की जब बंटवारा हुई तो रोस्टर की जो समस्या थी वो खत्म हुई या बरकरार है? SC/ST की जो रोस्टर की समस्या है, हाँ, जो झारखंड बनने के बाद जब आरक्षण रोस्टर क्रमांक 44 अनुसूचित जनजाति को दिया गया तो ये लंबे समय तक 17 साल तक वो पीड़ा आदिवासी समुदाय झेलता रहा। लेकिन हम लोग इस मुद्दे को बीच बीच में उठाते रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी की भी अपनी लाचारी थी, राजनीतिक लाचारी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको गंभीरता से लिया और 26 फरवरी 2019 को आरक्षण रोस्टर को रिवाइज निकाला, पुनरीक्षित किया और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण रोस्टर क्रमांक 19 अलॉट किया। ये एक सकारात्मक पहल हुई बिहार सरकार की, माननीय नीतीश कुमार जी की। और इस साल जो रिजल्ट हुआ है, मतलब 6 माह नहीं 4 माह पहले जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो रिजल्ट निकाला, और वो रिजल्ट भी सामने है। और ये 65वीं प्रतियोगिता थी, 65वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, और उसमें जो रोस्टर दिया है इन्होंने, आरक्षण रोस्टर के आधार पर जो रिजल्ट निकला है उसमें आरक्षण रोस्टर क्रमांक 3 पर अनुसूचित जनजाति को रखते हुए और ये परिणाम घोषित किया गया है, जिसके कारण प्रशासनिक सेवा में भी अनुसूचित जनजाति को मिला और अलग अलग उस रोस्टर का लाभ भी मिला। नतीजतन जो है वो
हमारे 8 लोग अनुसूचित जनजाति के इसमें नियुक्त किए गए। सो एक बड़ा बदलाव आया है और इसमें इसका लाभ अगर ये सार्वजनिक रूप से अगर इसकी बात करें कि अनुसूचित जनजाति के जब ये रोस्टर 19 पर आया तो राज्य सरकार को चुनाव आयोग के पास भी भेजना चाहिए और अनुशंसा करनी चाहिए कि बिहार विधानसभा में जो 243 सीट है तो 19 के हिसाब से तीसरे विधायक की स्थिति बनती है और एक विधायक की सीट बढ़ाई जाए। और दूसरा, लोकसभा में अब आरक्षण रोस्टर क्रमांक जब 19 आया, फिर अभी 3 आ गया, तो 3 रहे या 19 रहे, लोकसभा की 40 सीटें हैं, उसमें एक सीट तो अब बनता है। इसलिए आगामी जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें हमारा आदिवासी समुदाय के लिए एक जगह बन गई है और अब ये संभावना बन गई है कि आदिवासी भी प्रतिनिधित्व लोकसभा में करेगा और अपनी बात रखेगा। सिंह साहब, ये भी बताइए कि अत्याचार की जो स्थिति है आदिवासियों पर, हाँ। वो पहले से कम हुई है या इसकी संख्या ज्यादा बढ़ गई है? देखिए, अत्याचार में पहले से तो कमी आई, लेकिन स्वरूप बदला। पहले जो आदिवासियों पर अत्याचार होता था उस अत्याचार में लोग खिलाफत नहीं कर पाते थे, बलात्कार होते थे, हत्या भी होती थी, उनकी जमीन छीन ली जाती थी। और आप अगर देखेंगे 1990 से लेकर के 2005 के बीच का दौर, खासकर 1990 से लेकर के अगर 10 साल, एक दशक का दौर देखें, किशनगंज जिले का, पूर्णिया जिले का, अररिया जिले का, कटिहार जिले का, बाकी जिलों में भी, लेकिन उन जो सीमांचल के जिले हैं, पश्चिम चंपारण का, उसमें बड़े पैमाने पर आदिवासियों की जो जमीन सरकार ने बंदोबस्त की है उसका उस एक दशक में बड़े पैमाने पर अवैध कब्जा हुआ, बंदोबस्ती की जमीन भी छीन ली गई और उसमें सीओ ही परमिशन दे रहा था, जबकि उसको अधिकार ही नहीं है। बिहार टेनेंसी एक्ट की धारा 49G है जिसमें प्रोविजन है कि आदिवासियों की जमीन हस्तांतरण का नहीं है, उसका जमीन का स्वामित्व अंतरण नहीं हो सकता है, बावजूद कि किसी को खड़ा करके, फर्जी व्यक्ति को खड़ा करके जमीन रजिस्ट्री हो गई। आज वर्तमान स्थिति यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इतने संवेदनशील उस मुद्दे पर हुए कि ऑपरेशन दखल दिहानी, जब माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने हम लोगों ने ये बात रखी और वो 3 घंटे तक, एक दिन की स्थिति थी, 3 घंटे तक वो सुने और उन्होंने पूर्णिया प्रमंडल में स्पेशल सर्वे का आदेश दिया कमिश्नर को बुला करके, और वो सर्वेक्षण शुरू हुआ तो पुठिया अंचल में ही 1100 से अधिक ऐसे लोग मिले जिनकी जमीन का अतिक्रमण हो गया था, अवैध कब्जा हो गया था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अभियान ही चला दिया, ऑपरेशन दखल दिहानी, और फिर एक जनहित याचिका मैंने दायर की थी हाई कोर्ट में, उसमें बिहार सरकार ने स्वीकार किया कि किशनगंज जिले में 7,500 ऐसे लोग हैं जिनके अवैध कब्जा में जमीन चली गई है जो सरकार ने उनको दी थी। तो उसका लाभ मिला और अभी बहुत सारी जमीन ऐसी है जो वापसी हो गई है और वो अभियान आगे आने वाले दिनों में सफल अभियान के रूप में बिहार में जाना जाएगा कि ऑपरेशन दखल दिहानी किशनगंज जिले में सफलता की ओर बढ़ा है। और जहां तक अत्याचार की घटनाओं का है तो पहले FIR दर्ज नहीं होते थे, अब FIR दर्ज हो रहे हैं। निडर होकर के आदिवासी महिलाएं अत्याचार के खिलाफ दे रही हैं। पहले बिहार विधानसभा में या बिहार विधान परिषद में जो वार्षिक प्रतिवेदन आते थे उसमें मैं पढ़ता था कि आदिवासी अत्याचार अधिनियम है, आदिवासी अत्याचार निवारण नियमावली है और उसके अंतर्गत राहत प्रदान की जाती है। सरकार ने इतनी राशि का बजट आवंटन किया था, कितना खर्च हुआ ये नहीं रहता था। लेकिन वर्तमान सरकार में माननीय मुख्यमंत्री तो प्रत्येक वर्ष 2 बार जो है अत्याचार निवारण अधिनियम का में कंपनसेशन कितना हुआ, कितने केसेस लंबित रहे, इसका भी मूल्यांकन अब कर रहे हैं।
सो ये एक सकारात्मक पहल माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है। मैं समझता हूं कि आने वाला वक्त जो है इसमें अत्याचार अधिनियम के मामले में और क्षतिपूर्ति मिलने लग गई। उन्होंने उनकी मॉनिटरिंग से ये प्रभाव हुआ कि अब क्षतिपूर्ति मिलने लग गई। आज जो अनुसूचित जनजाति राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग बना, आयोग ने जो दौरा किया, मैं भी विशेषज्ञ के रूप में समय समय पर जाता रहा, तो ये इस दौरे का असर इतना था कि अब पुलिस महकमा सक्रिय हो जाती थी, कंपनसेशन उनको मिल जाता था। अब कोई आदिवासी है, जमीन का झगड़ा हुआ, जमीन इनका वास्तविक में है, इन्होंने कभी बेचा ही नहीं, लेकिन दूसरा आदमी किसी फर्जी को आदमी को खड़ा करके रजिस्ट्री करा लिया है, अब उसमें विवाद हो जाता था, उसमें हत्या हो जाती थी। तो ऐसे मामलों में आज की परिस्थिति तो यह है कि 8.25 लाख रुपए मिलते हैं। अब कहानी नहीं है, 8.25 लाख रुपए मुआवजे मिलते हैं। जमीन के विवाद हो, चाहे किसी भी तरह के विवाद हो, गैर आदिवासी अगर उसकी किसी आदिवासी की हत्या कर देता है तो 8.25 लाख रुपए मिलते हैं। अगर सामूहिक बलात्कार किसी महिला के साथ होता है तो 5 लाख रुपए उसमें मिल रहे हैं। अगर किसी इंडिविजुअल ने किया है तो उस तरह से अलग अलग वो कई संरचना बनी हुई है, किस तरह के अत्याचार है और उसमें किस तरह का राशि कंपनसेट करने का है, मुआवजा देने का नियम है, उसका विधिवत। लेकिन अब नियम कागजों में नहीं है। वर्तमान सरकार ने इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, कार्यान्वित करने के लिए इसमें अपनी भूमिका अदा की है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अत्याचार आज भी कुछ घटनाएं हो रही हैं, पनिशमेंट भी हो रहा है, अब भी FIR अब हो रहा है, तो ये देखने में लग रहा है कि अत्याचार ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन वास्तविक बात यह है कि आपराधिक मुकदमे ज्यादा दर्ज हो रहे हैं। अब बलात्कार की घटना होती है, छेड़खानी की घटना होती है, तो आदिवासी महिलाएं अब आगे बढ़ करके आकर के मुकदमा करती हैं। अब जो है वो सामने आकर के बताती हैं, जागरूक हो गई हैं, जो उनमें एक ताकत आ गई है। ये जो मुआवजा मिलने लग गया है तो केस लड़ने के लिए उनके पास पैसा भी हो गया है, तो मुकदमे में अच्छी लड़ाई हो, अपना अच्छा वकील रखे, इसके लिए राज्य सरकार संवेदनशीलता के साथ मुआवजा भुगतान कर रही है। मैं समझता हूं कि जहां नहीं करती है, प्रशासनिक पदाधिकारी अगर लापरवाही कर रहा है तो हम लोग स्पॉट पर जाते हैं। अगर महिलाओं की शिकायत आ गई तो हम लोग वहां जाते हैं, या कहीं भी मर्डर हो गया तब जाते हैं। अभी सिवान जिले में मर्डर हुआ है जहां, तो अभी हम लोग उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। जहां भी रोड एक्सीडेंट भी हो रहा है तो बिहार सरकार ने अभी 5 लाख रुपए का मुआवजा कर दिया है कि मृत्यु के केस में 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। तो अब हम लोग जो भी सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं हैं जो आदिवासी समुदाय से रिलेटेड है उस पर हम लोग पहल करते हैं, भूमिका निभाते हैं और आदिवासी समुदाय में नेतृत्व उभारने का काम कर रहे हैं। हम लोगों का प्रयास ये नहीं है कि मतलब खुद नेतृत्व दे। आखिर अगर कोई भी जगह मिलेगी आदिवासी समुदाय के लिए जो भी रिजर्व्ड है वो मिलेगी तो उसमें किसी आदिवासी का भी बच्चा जाएगा, उसमें मेरा बच्चा तो नहीं जाएगा, या मेरी जाति का भी बच्चा नहीं जाएगा। तो इसलिए हम लोग जो कर रहे हैं वो एक जन वकालत का काम कर रहे हैं और ये सकारात्मक दिशा की ओर ले जाने का काम कर रहे हैं। उसमें कई लोग ऐसे हैं जो सहयोग भी आगे बढ़ चढ़ के करते हैं। श्रवण कुमार जी हैं, ग्रामीण विकास मंत्री हैं, लेकिन हम लोग आदिवासी मुद्दे पर उनके पास भी जा रहे हैं। उनसे कोई भी बात कहते हैं तो तुरंत जरूरत होती है पत्र लिखते हैं, जरूरत होती है फोन करते हैं। तो ऐसे संवेदनशील मंत्रियों के बनने की और भी जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें संवेदनशील बने, मदद करें और सकारात्मक भूमिका निभाएं। प्रमोद जी ने शेड्यूल ट्राइब आदिवासी के बारे में बहुत सारी जानकारियां हमें दी जो आम आदमी को पता नहीं रहती थी, और इनकी ये जानकारी का एक कारण रहा कि इनकी बहुत ही ज़्यादा रुचि है कि वंचित वर्गों का विकास हो सके, जिसमें कि करप्शन न हो। और बिहार सरकार के बहुत सारे स्कीम्स के बारे में भी प्रमोद जी ने बताया, खासकर शेड्यूल ट्राइब के बारे में। तो प्रमोद जी इसी तरह शेड्यूल ट्राइब और वंचित वर्ग के जो लोग हैं उनको आगे बढ़ने और उनको संगठित करने और गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम है उसकी जानकारी लेने के लिए आप हमेशा लोगों को प्रेरित करते रहिए। प्रमोद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में आने के लिए। नमस्कार।